स्वागत है आप सभी का फिर से। देखिए आज का जो सेशन चंद्रवंश का देखा है हमने, उसी सीरीज को आगे हम लेके जा रहे हैं और द चंद्रवंश के लिए प्रमुख जो भी टेक्स्ट हैं इसके बारे में हमें जानना है कौन कौन से हैं और उनका संबंध जो है किससे है। तो क्योंकि जामों एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है और जामों में आते भी हैं। तो चलिए, तो देखिए ये जो टेक्सेस के बारे में बात हो रही है तो जो नंबर फर्स्ट है जूलिया कर। ठीक है, अब ये जूलिया कर होता क्या था। तो यह जो है चंद्रवंश के शासन के समय में नदी के में जो भी जो पुलों का निर्माण होता था जो कि शासकों के द्वारा जो बनवाए जाते थे, तो उस पर जाने आने के लिए भी टैक्स लिया जाता था। ठीक हो गया। और इसी को जो है इसी टैक्सेस को सांगा के नाम से भी जाना जाता था, जूलिया या सांगा। तो ये नदी के पुलों पर लगने वाला ये जो है टैक्स है। ठीक है। दूसरा है आपका स्थिति, बहुत बेहद इम्पोर्टेंट है, कई बार सवालों में आया गया है। ठीक है। और यह एक नगद ये कर होता था और ये प्रायः जो है ये माल बराबर वो भोटिया व्यापारियों से वसूला जाता था, यानी कि व्यापारियों का संबंध ध्यान में ये रखिएगा। तो ये सिद्धि है और इसे जो कहीं कहीं पर शैतान के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। और इसी से कहा जाता है कि इसी शब्द से शैतान शब्द की उत्पत्ति हुई थी। यह सवाल कई बार आ चुका है। ठीक है। दूसरा जो नंबर थर्ड है ये इसको बोलते थे बैकर। ठीक है। तो यह जो है सिर्फ और सिर्फ अनाज के रूप में ये टैक्स लिया जाता था और इसमें आप लोगों से कभी भी जनरली यह नहीं ये पूछा जाएगा कि ये कितना टैक्स लेते थे। ठीक है, क्योंकि इतना ये डीपली भी ये सवाल नहीं आएगा। बस ये कौन कौन से टैक्सेस हैं और इनकी रूपरेखा या फिर वो किससे और किस रूप में लिया जाता था, सिर्फ इतना ही पढ़ना है। ठीक है। तो अनाज के रूप में अगर ये बात आएगी तो ये बैकर ये जो है टैक्स का मतलब ये इसका शुरू का नाम ये बै और आगे का ये कर है। ठीक है। तो इसको जोड़ के हम कहते हैं बैकर। ठीक है। अब नेक्स्ट है राखिया। राखिया टैक्स। अब ये क्या होता था, इसे शॉर्ट में रसिया भी कहा जाता था और यह जो है सावन के ये महीने में रक्षाबंधन वो जनेऊ संस्कार के समय में आम जनता से लिया जाता था या फिर लिया जाने वाला ये जो टैक्स था। इम्पोर्टेंट है ये राखिया। राखिया का मतलब आप लोग समझ जाइएगा, राखी रक्षाबंधन। ठीक है। और जनेऊ संस्कारों के समय में लिया जाता था। ठीक है। नेक्स्ट है कूट। तो यह जो है नगद के ये बदले जो है ये अनाज के रूप में लिया जाता था। बस इतना। ये तो हालांकि इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, इसको मैं लाइन यह काट भी देता हूँ। ठीक है, लेकिन एक बार देख लीजिएगा। दूसरा आता है नंबर सिक्स पे भेंट। तो जब भेंट आप सभी जानते हैं कि राजा के सामने या राजा कभी अगर कहीं पर भी आता था तो लोग जो प्रजा उसको मतलब कि भेंट दिया करते थे। ठीक हो गया, यानी कि राजा और कुमारों को भेंट में दी जाने वाले उपहार, तो उसी का नाम है भेंट। आप सभी जानते हैं तो इसको रटने की आवश्यकता ही नहीं है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आता है मांगा। ठीक है। अब ये मांगा क्या है भाई, ऊपर अभी देखा था ये था सांगा जो नदी और पुलों पर लिया जाने वाला वो था टैक्स, इसको हम जूलिया भी कहते थे और सांगा भी। ये मांगा है। अब ये मांगा क्या है, मांगना से मांगा मतलब होता है मांगना। अब ये कौन मांगेगा, तो युद्ध के समय में जब भी चंद्रवंश के जो युद्ध होते थे, चाहे यह गढ़वाल पर हो या फिर कहीं पर भी हो, तो उस समय जो है जनता से ये मांगा नामक ये टैक्स लिया जाता था। ठीक हो गया। और ये युद्ध के समय में लिया जाने वाला ये जो है टैक्स था। कभी भी आपको अगर सवाल देगा कि युद्ध के समय में लिया जाने वाला चंद्रवंश का टैक्स कौन सा है, तो मांगा। ये मतलब कि ये नाम से ही मालूम चल रहा है कि भाई युद्ध होने वाला है, दे दो कुछ, ठीक है, पैसा दे दो। ठीक है। आठवां पॉइंट है साहू। साहू और रत्तनगली। तो ये दोनों ये लगभग लगभग ये सेम थे कर, लेकिन थोड़ी सी इनमें जो भिन्नता थी। तो साहू वाले में क्या है कि इसे सावली के नाम से भी जाना जाता था और यह लेखक को ये देना पड़ता था। ठीक हो गया। और ये एक लघु रूप में होता था और इसका विशाल रूप जो है वो रंग गली वाला ये टैक्स था। यह भी जो है लेखक को ही देना पड़ता था और इसका उल्लेख हमें कहाँ से ये मिलता है, तो मोनाकोट ये ताम्र पत्रों से इसकी जानकारी हमें प्राप्त होती है, इस वाले की 90 वाले पॉइंट की। ठीक है। नेक्स्ट आते हैं खेनी कली लनी। अब ये कौन सा टैक्स था, तो ये होता था ये कुली बेगार के रूप में लिया जाता था। ठीक है। जैसे कोई चंद्रवंश का ये मतलब राजा है, यह कुमार है या उसकी फैमिली से संबंधित मतलब कोई भी लोग हैं, तो जो गांव जहां जहां वो जाएगा या ठीक है, तो वहां वहां पे जो है कुली बेगार के रूप में लोगों को उनके साथ में उनकी सहायता के लिए रहना होता था। तो वो जो है चंद्रवंश के समय में इस नाम से जाना जाता था। ठीक है ना। अब आप लोग समझ गए होंगे। अब एक उत्तराखंड के इतिहास में कुली बेगार ये सिस्टम भी है ना। तो ये जो प्राचीन इसका ये नाम भी आप लोग समझ सकते हैं। चलिए आगे हम बढ़ते हैं।
11 पॉइंट ये कटक है। ठीक है, अब ये कटक कौन सा है? अभी हमने एक देखा था अरे मांगा। ठीक है, अब मांगा और ये कटक, ये जनरली दोनों का संबंध एक जैसा ही है, बट दोनों में इतनी भिन्नता है कि जो मांगा वाला था वो युद्ध के समय में सेना के लिए मांगा जाता था आम जनता से। ठीक हो गया, युद्ध के समय में केवल। और ये जो जो ये कटक था, ये जो है आम समय में भी सेनाओं की रखवाली करने के लिए उनके ऊपर जो पैसा मतलब कि चंद्रवंश के शासकों को देना होता था, वहन करना होता था, उसके लिए भी एक जो है कोष था। उस कोष को भरने के लिए कटक नाम का टैक्स भी लिया जाता था। ठीक हो गया, अब ये इसका संबंध है सेना के लिए लिया जाने वाला ये कर। तो अब ये कटक का ध्यान में ये रखेगा कि यानी कि नॉर्मल सिचुएशन में सेना के लिए लिया जाने वाला ये जो है ये था ये टैक्स है नॉर्मल समय में। अगर युद्ध की बात करूं तो युद्ध के समय में लिया जाने वाला कर ये कौन सा था? तो आप लोग आंसर दीजिएगा मुझे जल्दी से, जब तक हम बढ़ते हैं आगे। अब नंबर जो 12वां है ये है स्यूक। ठीक है, तो राज सेवकों के लिए लिया जाने वाला ये कर है, हालांकि ये इतना इंपोर्टेंट नहीं है इसलिए मैं इसको अंडरलाइन मार देता हूँ। आगे बढ़ते हैं। ये कमीनचारी और सयानचारी ये क्या होते थे? ये कौन से टैक्स होते थे? तो ये किसानों से लगान वसूल करने वाले वो सयानों को ये दे करने वाले ये जो है लोग होते थे, इन लोगों के लिए भी टैक्स लिया जाता था। भाई राजा या जो भी चंद्रवंश का शासक था, तो वो टैक्स जो किसानों से लेने के लिए वो किसी की तो नियुक्ति वो करेगा, तो उस नियुक्ति वो करेगा या किसी से काम वो करवाएगा, तो उसको सैलरी कहाँ से देगा? वो उन्हीं में से ही देता था, ये ऐसे समझ आइए। तो यानी कि जो किसानों से 1/6 भाग जो लिया जाता था ना, तो उसी में से ही कुछ पैसा जो है इन कर्मचारी और संचारी लोगों के लिए भी होता था। तो उसी को यहाँ पर जो है ये संज्ञा लगभग दी गई है टैक्स की भी। ठीक हो गया, तो इसी से इनकी रोजी रोटी जो है वो चलती थी। ठीक है, इतनी चीज आपको ध्यान में रखिएगा। हालांकि अरे 12वां और ये 13वां भी हालांकि इतना ये इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने आप लोगों को यहाँ पर समझा दिया। जो इम्पोर्टेंट है वो मैं उस पर ये गोला भी मार देता हूँ। हाँ, 14वां है आपका सीकदार नेगी कर। ये क्या होता है? ठीक है, तो ये परगना अधिकारी को ये देकर होता था, और लक्ष्मण चंद के यमुनाकोट पत्ते में इसके लिए 2 रुपया का टैक्स लगाया जाता था, और यह जो है संपूर्ण गांव से लिया जाता था। ठीक है, सी करने की टैक्स। ठीक है, और ये किसके लिए? ये परगना अधिकारी के लिए लिया जाता ये जो है टैक्स। ठीक हो गया। नेक्स्ट है आपका ये सीखदार वाला भी ध्यान में ये जो है रखिएगा। ये कभी कभी गाँव में सिर्फ सीखदार का भी नाम दे देता है, नेगी ये वर्ड जो है ना ये हटा सकता है। ठीक है, इतनी चीजें ध्यान में ये रखिएगा। ये 15वां तो इतना इंपोर्टेंट नहीं है, इसको हम छोड़ सकते हैं। नेक्स्ट आता है 16वां, ये इंपोर्टेंट है, ये कनक। अब ये कनक क्या है? देखिए ये मोनाकोट ये ताम्रपत्र ये ऐसा ताम्रपत्र है जिसमें चंद्रवंश के लगभग सभी करों की व्याख्या है। तो इसलिए कभी भी आपको एक सवाल यहाँ से भी बन सकता है कि चंद्रवंश के समय में जो भी ये टैक्स लगाए जाते थे उसकी जानकारी का स्रोत या उसकी जानकारी हमें कहाँ से प्राप्त होती है? तो मोनाकोट का ताम्रपत्र ध्यान में रखिएगा। ठीक हो गया, और यह किसका था? लक्ष्मण ये चंद का था। ये 2 चीजें ध्यान में हमेशा रखिएगा। ठीक है, समझ गए आप लोग? चलिए, अब ये कनक की बात हुई थी, तो ये किनसे लिया जाता था? यह सौका व्यापारियों से स्वर्ण धूलि के रूप में लिया जाता था। सौका व्यापारियों का नाम ध्यान में ये जो है ध्यान में रखिएगा। ठीक है, इनसे स्वर्ण धूलि के रूप में लिया जाता था। नेक्स्ट है, और तो फिर इसके बाद 17th है कि हिलयानी अधूल। ठीक है, ये क्या है? इसका उल्लेख जो है सिंगारी ताम्र पत्तों से ज्ञात होता है, सिर्फ इस वाले का। ठीक है, यानी कि ये क्या होता था? यानी कि बरसात में सड़कों की मरम्मत के लिए लिया जाने वाला ये टैक्स होता था चंद शासन काल में। ठीक है, हिलियानी। ठीक है, ध्यान रखिएगा। एक 18वां भी इंपोर्टेंट है, ये है डाला। ये है क्या भाई? तो गांव के सयाने को अनाज के रूप में दिया जाने वाला दस्तूर। ठीक हो गया ना? ये गांव के सयाने को दस्तूर में दिया जाने वाला ये जो है दस्तूर था। बस इतना ही ध्यान में आपको रखना है। ठीक है, नेक्स्ट है मिजहारी। ये इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। 19वां और ये 20वां बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अब ये आएगा। ठीक है, इतनी चीजें ध्यान में ये रखिएगा। 19वां 20वां बहुत इंपॉर्टेंट आएगा। अब ये मिजहारी 19वां क्या है? ये मिजहारी है, तो कामगारों से लिया जाने वाला ये जो है कर था। इसको बाद में गोरखाओं ने भी लिया था लोगों से जो है, मतलब ये कामगारों से। ठीक हो गया ना? ठीक है, नेक्स्ट आता है 20वां ये टांड कर या जो है टान कर। ठीक है,
तो अब ये क्या है कि यह जो ये वाला टैक्स था, तो ये सूती एवं ऊनी वस्त्रों के बुनकरों से लिया जाता था। ये आता है, ये जो है आएगा ध्यान में, ये से 19वां 20वां तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो इसको तो उतार लो माइंड में। और बाकी चीजें मैंने आप लोगों को समझा दी। अगर इसको दोबारा से इस वीडियो को समझना है तो यूट्यूब में ये वीडियो अपलोड होगी, तो वहां से आप इसको देख लीजिए और सीख लीजिए। हालांकि ये पीडीएफ मैंने आप लोगों को ऑलरेडी भेज रखी है, जिनको नहीं मिली है वो मुझे पर्सनली कांटेक्ट मुझे कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका घी कर। तो घी से ही मालूम आपको होता है कि घी बेचने वालों से लिया जाता था। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं इसमें। एक है ये आपका ये मौकर। तो ये हर परिवार के ऊपर कोई टैक्स लगाया जाता था और ये उनसे लिया जाता था, यानी कि ये फैमिली पर लगाया गया ये टैक्स है। ठीक है, नेक्स्ट है ये भात कर। तो भात मतलब वो चावल। तो इसको देहाती या गांव वाली लैंग्वेज में हम कहते हैं, इसको हम कहते हैं भात का। ठीक है, तो ये बड़े बड़े उत्सवों में ये भात की दावत पर लगने वाला ये टैक्स था। बड़े बड़े उत्सव जो अगर कोई भी करता था तो उनको देना पड़ता था। ठीक है, कि भाई ये जो टैक्स है मतलब कि राजाओं के उस कोष में जाता था। ठीक है, इसके बाद में 24वां है ये चराई कर। तो ये चराई कर आप ये नाम से ही मालूम हो रहा है कि इसे जो तराई और बहावर में, ठीक है, यानी कि ये भावर वाला इलाका जो है ना हल्द्वानी से वो लगा हुआ हो गया, तराई वाला आपका होगा खटीमा से लेके यहाँ जसपुर तक का। तो इन क्षेत्रों में गाय ये चराने वालों से लिया जाता था। ये इंपॉर्टेंट है। तो ये गाय ये नाम से ही मालूम चल रहा है। बहुत सारे इसमें टैक्सेस ऐसे हैं जो कि आपको नाम से ही आइडेंटिफाई हो जाएंगे। और एक चीज और ध्यान में ये जो है रखिएगा, आयोग सिंपल ये टैक्स का नाम आप लोगों से कभी नहीं ही पूछेगा। घी कर, मौ कर, भात कर, गाय कर या फिर भैंस कर, ये आपको नाम से ही आइडेंटिफाई होता है। तो इस नाम से जो आइडेंटिफाई वाले जो भी टैक्स हैं वो जनरली पूछे नहीं जाते हैं। ठीक है, सिर्फ जो अटपटे होते हैं, जो अनोखे होते हैं, वही जो है पूछे जाते हैं। तो ज्यादा फोकस आप लोग जो अनोखे वाला टैक्सों पे ही करना, जो कि नाम से ही अलग से लगे। ठीक है, ये चलिए हम बढ़े थे यहाँ पे 25 रुपए थे। तो भैंस कर, यानी कि ये ट्रेल के अनुसार ये प्रत्येक ये भैंस पर ये 4 आना सालाना के रूप में दर्ज के रूप में टैक्स लिया जाता था। ठीक हो गया, ये ट्रेल कहते हैं। ठीक है, 26वां व्यापार कर। तो यह बुनकरों से लिया जाता था। नमक कस्तूरी पर भी ये टैक्स लिया जाता था। ये एक व्यापार करता है, ये सिंपल वाला। तो ये जनरली जो व्यापारियों से या बुनकरों से लिया जाता था। ठीक हो गया, चलिए खानों पर कर, ये तो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। जंगलात कर, तो जंगलों के उपयोग, ये भी इतना इम्पोर्टेंट ये नहीं है, ये तो नाम से ही आइडेंटिफाई होता है। नेवाली कर, ये आ सकता है, ये क्या है? तो न्याय पाने के लिए दिया गया जो है कर। मान लीजिए किसी को न्याय नहीं मिला तो वो राजा के कोष में न्याय कर वो जमा करेगा और राजा से अपील करेगा, या उनके अधीनस्थ जो भी न्यायाधीश होगा उनके सामने वो अपील करेगा। जैसे अभी वर्तमान में देखोगे कहीं भी अगर न्याय पाना होता है तो हमें हमें फीस भरनी पड़ती है, एफिडेविट लगाना पड़ता है, वो बहुत ज्यादा छोटे बड़े हमें कान बंद जो करने पड़ते हैं। तो यही तो उस समय भी ये एक ऐसा ही स्वरूप था जिसे जो है न्यायवाली कर के रूप में इसको ये नाम जो दिया गया था, यानी कि न्याय जो पाने के लिए दिया गया ये टैक्स। ठीक है, एक है जगरिया, ये 30 नंबर पे है। ये जगरिया कर, तो जागर लगाने वाले ये पुजारी ब्राह्मणों से लिया जाता था। ये जगरिया या इसका सीधा सा संबंध हो गया जागर, और जागर कौन लगाएगा? ये पुजारी, ये ब्राह्मण, तो इनसे ये लिया जाता था। ठीक हो गया, तो ये तो कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट है अरवल्या देवल्या। ठीक है, तो ये आ सकता है। तो ये क्या है देख लीजिए, राज ये परिवार के देवी देवताओं की पूजा के लिए नाम पर लिया जाने वाला ये टैक्स था। और बलि या भोजन के लिए बकरी भी लिए जाते थे। मतलब राजा कोई भी अनुष्ठान करवाएगा या पूजा पाठ अगर करवाएगा ना, तो इस लिए नाम का टैक्स जनता से लेगा कि भैया कि आप अपना सहयोग दो। तो जनता जो होती थी बकरे गाय जो भी चीजें मतलब कि वहाँ बलि के रूप में या फिर और भी जो भी सामान होता था वो इस टैक्स के रूप में राजा को भेंट में देती थी। ठीक है, 32वां है आपका ये भाग भाग कर। तो ये इंपॉर्टेंट आ सकता है। ठीक हो गया, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यह घराटों पर लगने वाला ये टैक्स था। ठीक है, तो ये आ सकता है, ध्यान रखिएगा। जो आने की संभावना होती है मैंने आप लोगों को पहले ही बता देता हूँ। तो ये 32 तो मेन हमने ये देख लिया, और कुछ छोटे छोटे भी थे। ठीक हो गया, तो इन्हीं सभी ये टैक्सेस को जो है 36 ये टैक्स के नामों से भी जाना जाता था। और ये जनरली ये जितने भी टैक्स है ना, जितने भी हैं
तो इनका मतलब यह है कि बहुत सारे इसमें टैक्स ऐसे भी हैं जो कि सिर्फ जो कभी कभी मौके पर लिए जाते थे, और बहुत सारे इसमें टैक्स बिल्कुल वैसे ही हैं जो रूटीन या इसके रेगुलर रूप में लिए जाते थे। ठीक हो गया। तो सभी को सभी जो भी टैक्स हैं सभी को जो है जनरली क्या है कि मिला जुला कर 36 प्रकार के टैक्स के रूप में इसको माना जाता था। ठीक है, जिन्हें 36 रकम 32 जो है जो क्रम की संज्ञा भी दी गई थी, और ये चंद वंश के शासनकाल में ही चलता था। बाद में गोरखाओं का जब शासन हुआ तो उन्होंने क्या कर दिया कि इस सिस्टम को, इतने प्रकार के जो टैक्सेस को हटाकर और उनको एक लघु रूप में लागू किया। ठीक हो गया। तो देखिए अभी हमने सब कुछ अभी देखा है हमने, तो अब इसके अलावा भी जो है कई सारे और ये लेखों में जो भी पत्र हैं उनमें कुछ और टेक्सटर्स की जानकारी जो प्राप्त होती है, जिनका संबंध जो है वो राज यानी कि वो जो चंद राजाओं से है। तो ये कौन कौन से हैं ये आप लोग एक बार देख लीजिए। ठीक है, इनमें जो इम्पोर्टेंट है मैं इस पे निशान लगा दूंगा। ठीक हो गया ना। फिर फर्स्ट है, ये आपका आता है पहरी या फिर ये पौधी। तो राजधानी वो प्रमुख ये गांव की रखवाली करने वालों को ये देना होता था। ठीक हो गया। रखवाली करने वाले लोगों को ये टैक्स देना होता था। इसके बाद में आते हैं, नेक्स्ट आते हैं, नंबर 2 है ये बकरिया। तो राजा के सही के लिए ये देकर होता था, और मोनाकोट ये ताम्रपत्र में ये बकरिया को 2 रुपया कर देने का भी उल्लेख यहाँ से प्राप्त होता है। और ये जो है गांव से लिया जाता था। ये भी मतलब उस समय की जो बात है कि ये जो गांव से लिया जाने वाला ये जो है ये क्या था, टैक्स था। ठीक है, ये इसका नाम है बकरिया। ठीक हो गया। अच्छा आप लोग मुझे जब तक एक आंसर दो, चंद वंश के राजाओं जो भी टैक्स हैं ये जनरली हमें किस ताम्रपत्र से ज्ञात होते हैं, या इनकी जानकारी का स्रोत जो है जो कहाँ से है, उसका नाम आप लोगों को मुझे बताना है। चलिए इसी क्रम में हम तीसरे को देखते हैं, ये घोड़ियालों। तो राजाओं के घोड़ों के लिए ये टैक्स ये देना होता था। ठीक है, नंबर चौथा है कुकुरयालो। तो राजाओं के ये डॉग्स के लिए देना होता था। ये तो नाम से ही ये मालूम चल रहा है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। पांचवा पॉइंट है आपका बाजदार। ठीक है, तो ये बाजदार क्या है कि ये महाजन को देने वाला ये कर होता था। ठीक है, नंबर 6 है ये बजनिया। तो राजाओं के नर्तकों व नर्तकियों के लिए लिए यह लिया जाता था, और यही नगाड़े वो दुबुगी दुदुबी ये बजाने वालों के लिए भी लिया जाता था। ये है बजनिया, नचनिया बचनिया, जैसे ये नाम सुने हैं ये आप लोगों ने, नचनिया मतलब नाचने वाला गाने वाला, तो वैसे ही ये नाम आता है बजनिया का, तो ध्यान में ये रखिएगा। ठीक है, तो ये टैक्स है। नंबर 1 आता है ये चौबदार। तो यह राजा का व्यक्तिगत वस्तुओं यथा ये तलवार ढाल आदि को ढोने वालों के लिए लिया जाता था। जैसे कि राजा अगर कहीं भी जाएगा ना, चाहे आर्केड खेलने या फिर वहां युद्ध में, तो उनके साथ में उसके सामानों को ढोने वाला कोई आदमी होता था। उस आदमी के लिए जो टैक्स लिया जाता था जिसका नाम था चौबदार, वही उसकी सैलरी हुआ करती थी। मतलब परमानेंट जो है सैलरी का सिस्टम जो है नहीं था, और सब ये सारा बाहर जनरली जो है आम जनता पर हुआ करता था। ठीक हो गया ना। इतनी चीजें आप लोग ध्यान में ये रखिएगा। और आप लोगों से जाते जाते एक सवाल है कि चंद वंश के राजाओं के द्वारा भू राजस्व का कितना भाग टैक्स के रूप में लिया जाता था। तो आप लोग आंसर मुझे देंगे जल्दी से।